नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बॉर्डर पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। देश की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में होगा इजाफा। त्रिस्तरीय निगरानी और जैमर के कड़े पहरे के बीच आज देश भर में होगी नीट यूजी परीक्षा। 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। मुंबई में चल रहे वेव्स 2025 का आज होगा समापन। कई सत्रों में पैनल चर्चाओं का होगा आयोजन। और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों से वातावरण हुआ गुंजायमान। तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान की गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं लगातार जारी हैं। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान लगातार किस प्रकार से सीज फायर का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, सूत्रों के अनुसार, मिल रही खबर के अनुसार श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ जारी है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। पूरे मामले पर बीएसएफ की नजर है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता मिली है बीएसएफ को। बड़ी कार्रवाई बीएसएफ की। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। हमले के दोषियों, मददगारों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाए जाने पर बात हुई। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से किया गया। इसे सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के बहुत कम देशों ने यह उपलब्धि हासिल की है। आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया। ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा प्राप्त किया गया। इसका उपयोग भविष्य में
ऊंचाई वाले हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये प्रणाली भारत की अवलोकन, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा करेगी, जिससे भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं जो हैं वो मौजूद हैं। और देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कर रहा है। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पुलिस स्क्वाड के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या फिर परीक्षा के बाद में किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ साथ सार्वजनिक परीक्षाओं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी ने अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की लोगों को सलाह दी है। और आपको बता दें कि नई दिल्ली में चल रहे 1008 संस्कृत संभाषण शिविरों के समारोह का आज समापन है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह को संबोधित करेंगे। संस्कृत भाषा के प्रचार, प्रसार और सामान्य जीवन में उसकी सहजता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए हैं। और अब बात करेंगे वेव्स 2025 की। तो मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों, पैनल चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज वीएफएक्स फिल्मों से संबंधित उस पर मास्टर क्लास होगी। साथ साथ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ एबीजीसी एक्सआर सेक्टर इन एआई एरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा पर वर्कशॉप का आयोजन भी होगा। श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। श्यामा, सुप्रभात। जिस तरह से देखा जाए वेव्स का ये सफर, ये जो 4 दिन बड़े खास रहे, आज समापन है। आज भी कई पैनल कई सत्र होंगे जिसमें पैनल चर्चाओं का आयोजन होगा। और क्या कुछ खास रहने वाला है, बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं आई मेरे पास में, लेकिन अगर हम आज की बात कर लें, आज के दिन की बात कर लें, तो जैसा आप पहले बता चुकी हैं कि आज 2 अहम मास्टर क्लासेस हैं, जिसमें से एक मास्टर क्लास जो है
है वो XR पर है और वो शुरू हो चुकी है। साथ ही एक और मास्टर क्लास है जो AVGC पर डील करती है AI के ज़माने में, वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही आज का दिन जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके लिए भी अहम है, उनके लिए भी खास है, क्योंकि आज का दिन भी तीसरे दिन की तरह ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। और कई सारे स्कूल्स के बच्चे हैं, कई सारे जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ में पूरे इस वेव समिट का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ में अंकुर भसीन हैं जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनके कई सारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस भी रहे। अंकुर, क्या बताएंगे आप, कैसा रहा वेव समिट? वेव समिट बहुत ही दिलचस्प रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हम लोग ने पहले 11 सिटीज़ 10 स्टेट्स में कॉन्टेस्ट किया था एनीमे, मांगा एंड वेबटून्स के लिए, और वहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करके बच्चे एंड प्रोफेशनल्स यहाँ लेके आए और यहाँ पे उनकी कल पिचिंग हुई थी और अब आज जो है अवार्ड्स होने वाले हैं। तो वो जो फीलिंग होती है ना, जो एक डायलॉग था कि कैसी फीलिंग है, फीलिंग लाइक सनसनाहट, घबराहट, ये वो वगैरह, तो सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हैं क्योंकि आज अवार्ड होने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी Crunchyroll हैज़ पार्टनर्ड विद अस, तो वो जो है क्रिएटर्स फंड दे रहे हैं विनर्स को, टून सूत्रा जो है कैश प्राइज़ दे रही है, और जो आज जीतने वाले हैं उनको मिल रहा है ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू एनीमे जापान। तो सब लोग इतने एक्साइटेड बैठे हुए हैं, हमने अभी तक किसी को एक हिंट नहीं दिया है कि कौन जीतने वाला है, तो आप सोच सकते हो कि उनकी क्या हालत होगी। साथ ही आज क्या क्या होने वाला है एनीमे की ओर से, और हमने देखा काफ़ी एक्साइटमेंट रहा भी एनीमे को लेके। जापान से भी जो गॉड्स ऑफ एनीमे थे वो भी आए थे। आज का दिन क्या खास है? आपने बिल्कुल सही बोला, बल्कि कल हिडियो कात्सुमोतो सान भी आए थे जो प्रेसिडेंट हैं एवेक्स पिक्चर्स के, जिनका एनीमे टाइम्स प्लेटफॉर्म है, सब लोग जानते हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनीमे वर्ल्ड वाइड। और उन्होंने बच्चों का जो आर्टवर्क देखा, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, तो वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देके गए हैं कि ये एक बार ये वेव्स फिनिश हो जाए तो हमसे बात कीजिए, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि कुछ इनमें से चीज़ें लेके ओरिजिनल्स बनाएं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो आज जो है हमारे एक और XTV असाई के ताकाहिरो किशुमोतो सान आ रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन होगा, सारी जो ज्यूरी है उनका इंटरेक्शन होगा सब पार्टिसिपेंट्स के साथ में, और उसके बाद में हम लोग जो है क्रिएटोस्फीयर में ही अवार्ड सेरेमनी में बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि अंकुर ने जिस तरीके से बताया कि जापान से जो एनीमे से कई सारे लोग हैं, तो एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस हम शेयर कर रहे हैं वेव समिट में। और आपको मैं शैला ये भी दिखाना चाहूँगी, अंकुर थोड़ा सा साइड हो जाइए, जो इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, जो इंटीरियर्स अगर बात कर लें, डेकोरेटिव्स की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा अनोखे बनाए हुए हैं। और इसी में कुछ समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आके धूम मचाएंगे। और साथ ही जितने भी सेल्फी पॉइंट्स हैं वेव समिट में जो आयोजित किए गया है यहाँ पर, जो यहाँ पर इरेक्ट किया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलैरिटी लाएंगे और अपने लिए भी वो समझेंगे कि वेव समिट कितना बड़ा एक मूवमेंट है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है और भारतवर्ष को आगे ले जाए। बिल्कुल, वेव समिट कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, और भारत की जो क्षमताएं हैं उसे वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए, इस पर आपसे अभी और भी जानकारी हासिल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं DD न्यूज और हम बात कर रहे हैं वेव्स 2025 की। श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो लगातार वेव्स को कवर कर रही हैं, हम तक तमाम स्टोरीज पहुंचा रही हैं कि किस प्रकार से जो है वेव्स में क्या कुछ खास हो रहा है। श्यामा, हम आपसे बात कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है वेव्स का ये जो प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं भारत का जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग है उसको इससे नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, साथ ही साथ जो भारत की रचनात्मकता है,
है, जो यहाँ की सांस्कृतिक क्षमताएं हैं, उनको भी वैश्विक मंच कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है वेव्स के माध्यम से। बिल्कुल शैला, अभी आपको हमने अंकुर से सुनाया कि किस तरीके से जापान के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो समझते हैं यहाँ पर भारत की पोटेंशियल को, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जो ये एनिमे कॉन्टेस्ट हुआ या जितना भी हम कॉस्प्ले देखते हैं वो काफ़ी प्रेरित रहता है जापानीज़ कैरेक्टर्स से, और भारत के जो कैरेक्टर्स हैं उतने ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ को ध्यान में रखा और साथ ही कहा उन्होंने कि जिसे महाभारत, रामायण, ये सारे हमारे मैथोलॉजिकल एपिकल स्टोरीज़ हैं, उसमें वो काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और वो चाहेंगे भी कि एक कोलैबोरेशन करें। हम अदर सेक्टर्स की भी बात कर लें, अगर हम म्यूज़िक की बात कर लें तो हमारे साथ गोपी चित्तेला हैं जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के हैं। इनके भी कई सारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस रहे। गोपी, किस तरीके से आप वेव समिट का एक कहेंगे कि राउंड अप हुआ और आज क्या खास है? Yeah, first of all, thank you for giving me the opportunity. So the Waves is something I'm from the Indian music industry. It is a world's अच्छा, तो मैं इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ। इट इज़ वो वी आर ऑर्गेनाइजिंग 2 challenges है, द इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक कॉम्पिटिशन एंड द थीम म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। इसमें हमारे पास आया है थीम म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस, और EDM में आया है 400 से ऊपर, और 10 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेट कर चुका है। दिस इज़ यही है मौका, ए एंट्रेंस है, दिस इज़ अ वे विच गिव्स द न्यू एंट्रेंस इनटू द मार्केट, एंड दिस गिव्स अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर देम, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। इस अपॉर्चुनिटी से वेव जो अपॉर्चुनिटी ने दे रहा है, आगे चल के क्या नए दरवाजे इनके लिए खुलने वाले हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं या जो विनर्स हैं, रादर जो 3 विनर्स हैं, तो शाला अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपको एक छोटा राउंड अप करा देती हूँ कि परसों वाले दिन पे क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के जो विनर्स को अवार्ड दिया गया था, उसमें से EDM में से भी 3 टॉप जो फाइनलिस्ट हैं उनको अवार्ड दिया गया, और वो आज परफॉर्म करने वाले हैं। आज वो परफॉर्म करेंगे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में, और हर जन को एक आधा घंटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर उन्हें एक मौका दिया जाता है, वो कितनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए इस वेव्स के प्लेटफॉर्म पर जहां हमें तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, बड़े मीडिया के चेहरे नजर आ रहे हैं, तो वहीं तमाम ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने नवाचार किए हैं और जिनके छोटे छोटे प्रयासों को एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिल रहा है, नवाचारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जिस तरह से इस वेव्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, कहीं ना कहीं इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वेव्स यानी कि लहरें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये लहरें हैं भारत का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अंदर से निकल कर आ रहा है, जो क्रिएटिविटी है, उसकी लहरें हैं, और उन लहरों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास माना गया है। ये भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों से भक्ति में नजर आया पूरा वातावरण। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और इसके साथ ही गढ़वाल राइफल्स ने पारंपरिक धुन भी बजाई। मंदिर को करीब 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और साथ ही साथ मंदिर को आप देख सकते हैं किस प्रकार 40 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। बेहद खूबसूरत नजारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने झोड़ा नृत्य कर मंगल कामनाएं की। झोड़ा उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। झोड़ा नृत्य में पारंपरिक ढोल, संगीत, वाद्य यंत्र, हुरका का इस्तेमाल किया जाता है
उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले झोड़ा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सामूहिक रूप से गोल घेरे में खड़े होकर एक दूसरे से हाथ और कंधा जोड़कर किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और विशाल बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि इस साल 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। और हमारे साथ भानु प्रकाश नेगी जुड़ गए हैं जो कि बद्रीनाथ धाम चमोली में मौजूद हैं। स्वागत है और सुप्रभात भानु प्रकाश नेगी जी आपका। किस प्रकार से यात्रा सुगम हो और सभी के लिए किसी परेशानी से मुक्त हो, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, चला आपको बता दूं कि आज सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल को भूप वैकुंठ में आने का आज का दिन होता है और ये जो खास दिन होता है, इसमें जो है विशेष तरह से जो पूजा अर्चना होती है वो जो है कुछ दिन पहले से ही की जाती है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं लखपत पटोला जी और तमाम जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं वो भी मौजूद रहे हैं। इसके साथ साथ अगर श्रद्धालुओं की मैं बात करूं तो हजारों की संख्या में, जैसे कि हमारे पीछे भी यहाँ देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। तमाम जो यहाँ की गतिविधियां हैं और जो यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है ये यात्रा चल रही है। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं शासन, प्रशासन और बीकेटीसी के द्वारा ये कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, और वहां का नजारा भी हमने देखा किस प्रकार फूलों से मंदिर को सजाया गया है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। तो तमाम जो नज़ारे हैं वो बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं से आपकी बात हुई होगी, किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? जी, श्रद्धालु जो है यहाँ पर हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत की है। यहाँ पर देश और विदेश से जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई लोग कलकत्ता से पहुंचे हैं, पटियाला से पहुंचे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, बहुत जगह से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं। बहुत ही खुश श्रद्धालु यहाँ पर नजर आए हैं। बहुत ही उत्साहित जो है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए वो आतुर नजर आए हैं। और अभी भी जो है हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जो है कतारों में खड़े हैं और एक झलक भगवान बद्री विशाल की पाने के लिए जो है यहाँ पर वो जो है घंटों से लाइनों में खड़े हैं। शासन प्रशासन जो है व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण तमाम जो व्यवस्था है वो सारी जो है इतनी जो है बन नहीं पा रही है। फिर भी जो है यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि हर श्रद्धालु को यहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी वो अच्छी रहे और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे दर्शन हो जाए। और विशेष करके जो बाहर के श्रद्धालु हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह और खुशी का माहौल
देखने को मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल, श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा उत्साह और खुशी का माहौल है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं, कैसे श्रद्धालुओं के ठहरने के बंदोबस्त किए गए हैं, इन पर भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यात्रा सुगम हो उसकी व्यवस्था है। देखो, शासन और प्रशासन की अगर बात करें या जो यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वो जो है पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर जो है एटीपी से लेकर के सीआरपीएफ और तमाम पुलिस बल से लेकर के हर तरह की जो सुरक्षा है वो व्यवस्था को जो है सुदृढ़ किया गया है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है और इसको काबू किए जाने की आवश्यकता भी है और किया भी जा रहा है। लेकिन अभी आज प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन जैसे कि हमारी यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी जी से बात हुई है, जो यहाँ पर विजय खबदार जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रथम दिवस जो है भीड़ होती है उसको जो है नियंत्रित किया जाता है और इस तरह से ही जो है ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आज प्रथम दिवस की वजह से जो है यहाँ पर भीड़ जरूर होती है, लेकिन इसके लिए भी व्यवस्था तमाम तरह से बनाई जा रही है। बाकी जो यहाँ पर सुरक्षा बल है उनके पूरे इंतजाम। ये भी बताइए कि चार धाम यात्रा का क्या कुछ महत्व है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा और श्रद्धालुओं के लिए क्यों इतनी ज्यादा खास होती है? जी सर, आपको बता दूं कि ये देव है और यहाँ के जो कण कण में जो है देवों का वास माना जाता है। भू वैकुंठ धाम की अगर मैं बात करूं तो ये भू वैकुंठ धाम के बारे में पुराणों में भी कहा गया है कि जो है ये इस तरह का जो ये धाम है, जो ये बद्री विशाल का धाम है, ये भूतो न भविष्य थी, ये जो है न कभी जो है हो सकता है न कहीं दूसरी जगह इस वक्त धरा में है। वहीं जो है बाबा केदारनाथ की अगर बात करें तो 11वें ज्योतिर्लिंग में जो है प्रसिद्ध है। वहाँ के लिए देश और दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो बड़े आतुर हैं। गंगोत्री यमुनोत्री जो है वो अपना महत्व रखती है। और संपूर्ण चार धाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में एक लोगों का रोजगार का भी ये जरिया है और इससे जो है काफी लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की बहुत भारी संभावनाएं हैं और इस संभावना को देखते हुए जो है यहाँ पर चार धाम यात्रा का महत्व खुद समझा जा रहा है कि कितना जो है इसको कितना इसका विशेष महत्व है। और इसको देखते हुए जैसे कि श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके जो है बड़ी श्रद्धा और भक्ति रहती है, तो उससे जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि माहौल भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी सैला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये तमाम ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि श्रीनगर से आज हज यात्रियों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना होगा। श्रद्धालु भारी उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास के साथ श्रीनगर के हज हाउस में एकत्रित हुए, जहां से उन्हें श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद हज यात्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सिंगापुर के आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी कि पीएपी ने जीत दर्ज की है। पीएपी ने 97 संसदीय सीटों में से 87 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। ये पीएपी की लगातार 14वें चुनाव में निर्णायक जीत है। 2020 के चुनाव में पार्टी ने 83 सीटें जीती थी। 52 वर्षीय वोंग ने पिछले साल मई में ली हिस्सियन लूंग के पद छोड़ने के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वोंग और उनकी पार्टी पीएपी ने ये चुनाव ऐसे समय में लड़ा जब अमेरिका की टैरिफ नीतियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। तो सिंगापुर आम चुनाव में पीपुल्स एक्शन पार्टी की शानदार जीत दर्ज करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉरेंस वेंग को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आम चुनावों में आपकी शानदार जीत पर हार्दिक बधाई। भारत और सिंगापुर के बीच एक मजबूत और बहुआयामी साझेदारी है जो लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। मैं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए तत्पर हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।